नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि चीन ने कोरोना वायरस से अपने देश में मृतकों की संख्या में इजाफा किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को फटकार लगाई और कहा कि चीन में हकीकत में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। यह संख्या अमेरिका से भी ज्यादा है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या शुरू से ही संशय के दायरे में थी और इस बीच चीन ने अचानक से 1290 मौतों की जानकारी दुनिया को दी। इन मौतों के बारे में दुनिया अब तक अंधेरे में थी और इसी के साथ चीन के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि चीन ने अदृश्य शत्रु की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े को दोगुना कर दिया। ये इससे भी ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा और इसके आसपास भी नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान शहर के अधिकारियों ने अपने यहां मौत के आंकड़ों में 50% की बढ़ोतरी कर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वुहान के मौत के आंकड़ों में 1290 नई मौतें जोड़ी हैं। वुहान में पहले कोरोना वायरस की वजह से 2589 मौतें दिखाई गई थी, लेकिन असलियत में मौतों की संख्या 3869 थी। यह आंकड़ा 2589 में 1290 जोड़ने से आया। वहीं कोरोना वायरस भारत समेत विश्व भर में कहर बरपा रहा है और अब कोरोना वायरस ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास में भी दस्तक दे चुका है। ब्राजील दूतावास में कार्यरत भारतीय राजनयिक के पति की कोरोना वायरस की चपेट में आने से न्यूयॉर्क में मौत हो गई। महिला राजनयिक के पति अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क गए थे। उनको पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वो पिछले 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। कोरोना वायरस से मौत का भारतीय राजनयिक से जुड़ा ये पहला मामला है। इससे पहले कोरोना वायरस से भारतीय राजनयिकों और उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मौत का मामला नहीं आया था। तो वहीं कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 21,82,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 1,47,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस वैश्विक महामारी की सबसे ज्यादा चपेट में अमेरिका है और वहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 6,72,245 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 34,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर की नियमित प्रेस वार्ता हुई, जहां प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण भारत में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केस बढ़ने की रफ्तार में करीब 40% की कमी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात और कर्नाटक कोरोना का कहर झेल रहे हैं। देश भर में इसके मरीजों की संख्या करीब 14,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 480 हो गया है। हालांकि 1992 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और भारत में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है। अगर उम्र के हिसाब से एनालिसिस किया जाए तो 14.4% मौतें 45 साल तक के लोगों की हुई है। 45 से 60% के उम्र के मरीजों में 10.3%, 60 से 75 साल के मरीजों में 33.1% और 75 साल से ऊपर के मरीजों में 42.2% मृत्यु दर रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि सबसे अच्छी खबर है कि अब हमारे धीरे धीरे मेहनत करने के बाद प्रदेश के कई जनपद कोरोना से मुक्त हो गए हैं, जिनमें बरेली, प्रयागराज, पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस और अब शाहजहांपुर शामिल है। तो वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि निराश्रित लोगों को 1,000 रुपए दिए जाने का निर्देश भी दिया गया और अब तक कुल 23,70,000 श्रमिकों को दिए जा चुके हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से आज अवनीश अवस्थी जी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा है कि
उत्तर प्रदेश में से अब धीरे धीरे कोरोना हारता जा रहा है। और इसका सबूत देते हुए उन्होंने कुछ जिलों के नाम भी बताए और साथ ही साथ उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को जो मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दी है उस पर भी प्रकाश डाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि आज जो बैठक हुई, चूंकि रोजाना ही रूटीनली बैठक होती टीम 11 की, मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि राशन वितरण को लेके, कम्युनिटी किचन को लेके चीजों पे विचार करना होगा ही। साथ ही एक बड़ी जो कहें कि खुशखबरी है, सकारात्मक खबर है उत्तर प्रदेश के लिए कि ये जो नेगेटिव केसेस आए हैं, जो 4 जिले जिसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, पीलीभीत को कोरोना मुक्त किया गया है, तो कहीं न कहीं एक उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है और राहत देने वाली खबर है। और इसकी जानकारी जैसे कि आपने कहा कि अवनीश अवस्थी ने दी, आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी बताया कि ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सुखद बात है। और जो जितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, अलग किए गए हैं, जितने के सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। तो बहुत उम्मीद है कि जो मेहनत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो सफल होती दिख रही है। बिल्कुल मनीष जी, ये मेहनत सफल होती तो दिख ही रही है और जाहिर सी बात है सरकार के तमाम जो प्रयास है वो सफलता की ओर अग्रसर है। लेकिन इस अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से सुबह भी हमारी इस पर चर्चा हुई थी कि तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या मुसलमान भी उस निजामुद्दीन के मरकज में शामिल थे और वो भी अब अलग अलग राज्यों में फैलते चले जा रहे हैं। तो उनके ऊपर सख्ती को लेकर क्या कुछ अपडेट इस प्रेस वार्ता में की गई? देखिए उसमें कहा गया कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं, जो हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं जी, उसमें कहीं न कहीं तेजी और दिखाई गई है। जांच के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ा जो फोकस किया जा रहा है कि जो तबलीगी जमात के लोग जो जहाँ क्वारंटाइन किए गए या जो भी हॉटस्पॉट्स जिले थे, जो क्षेत्र बनाए गए, तो उसमें कितने लोग शामिल हैं, वो कहाँ कहाँ गए हैं, इसकी हिस्ट्री भी ली जा रही है ताकि वो जिनके जिनके संपर्क में आए हैं उन तक भी मेडिकल टीम पहुंचे और उनको ट्रेस आउट करके जांच किया जाए, जिससे कि आगे के लिए जो 20 तारीख से कुछ चीजों में, कुछ क्षेत्रों में छूट दी जानी है, उसमें राहत मिल सके। तो जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो सबसे बड़ी चुनौती अभी भी है और सरकार का प्रयास है कि वो जो हॉटस्पॉट्स एरिया है उनका सही से उस पर निगरानी तो रखी जा रही, साथ ही वहां से जो लोग कहीं और भी गए हैं उनकी जानकारी जुटाई जाए और स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाए और कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें कर ली जाए, जल्दी से जल्दी कर ली जाए, इससे कि 20 तारीख को कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से रिव्यू होगा कि कौन सा राज्य कितना परसेंट जो है कितना नीचे आया है। जैसे कि कल जो संयुक्त सचिव है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि 40% जो है आंकड़े में गिरावट आई है। जो एक फैलाव डेंसिटी का होता है, जो स्प्रेड होने की चीजें हैं, वो सेकंड थर्ड फेज में काफी डाउन। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की भी पोजीशन काफी अच्छी है। जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी बताया कि जो आंकड़े आए हैं भारत सरकार की तरफ से उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है और 4 जिले जो कि कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जो सरकार के पास जो आंकड़े उस हिसाब से। तो कहीं न कहीं कुल मिला के फोकस है कि तब जो जमात है उन तक पहुंचा जाए और उनसे जो संक्रमण फैले हैं उस पर रोक लगे। बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये फोकस होना भी चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता इस और बहुत ही आस लगाए देख रही है कि हमें कब इस कोरोना रूपी महादैत्य से छुटकारा मिल सकेगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कोरोना वायरस अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है और हर क्षेत्र में इसके संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। भारतीय नौसेना के जवानों में भी अब इसके प्रसार का डर पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि नौसेना में 25 से भी अधिक कर्मियों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से करीब 21 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। आईएनएस आंग्रे मुंबई में 20 पॉजिटिव केस पाए गए हैं और कहा जा रहा है कि आईएनएस आंग्रे मुंबई परिसर में एक नाविक से बाकी लोगों में इसका संक्रमण फैला है। यह नाविक करीब 7 अप्रैल को हुई जांच में पॉजिटिव पाया गया था। आईएनएस आंग्रे मुंबई परिसर में लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और साथ ही साथ संक्रमण और न फैले इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि संक्रमण जहाज और पनडुब्बियों में इस संक्रमण का कोई मामला नहीं है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं भारतीय सेना में शामिल अधिकारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं और भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक डॉक्टर भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं।
वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में जो जरूरी कदम उठाए जाएं और साथ ही साथ इस पत्र में यह भी लिखा गया कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। रोहिंग्या कैंप हैदराबाद में भी हैं। तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे और इस पत्र के मुताबिक जो लोग इन जगहों पर गए वे अपने कैंपों में भी वापस नहीं लौटे। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के मुताबिक रोहिंग्या समुदाय के लोग तबलीगी जमात के जलसे जो कि डेराबसी पंजाब, जम्मू और कश्मीर में भी हुआ था उसमें भी शामिल हुए थे। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, जिस प्रकार से सुबह भी हमने चर्चा करी थी कि रोहिंग्याओं का भी अब इसमें कनेक्शन देखा जा रहा है, तो अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स आई हैं? देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है उससे साफ है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने देश भर में जमातियों के साथ मिल करके जिस तरीके की स्थिति पैदा की है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दूसरा जो बड़ी बात इस जगह पर समझने वाली है वो ये है कि रोहिंग्या हमारे देश के नागरिक नहीं है। रोहिंग्या इस देश में घुसपैठिए हैं। उन्होंने मुसलमान होने का फायदा उठाकर ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं उनका सहारा लिया और अपनी कॉलोनीज बसाई और इस देश में खुद को शरणार्थी बताते हुए उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कई जगहों पर इसका विरोध भी हुआ। आज जिस तरीके की दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें निश्चित रूप से रोहिंग्या 150 रुपए से लेकर के 1000-1500 रुपए तक के टोकन लेकर पत्थर फेंकने से लेकर के और अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी ऐसे मौके पर बहुत सचेत करने वाली है। लोग भी सचेत रहें, राज्य पुलिस और राज्य के लोग इस बात को लेकर सतर्क रहें कि रोहिंग्याओं के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उसको निश्चित रूप से यही समय है जब अंजाम दिया जा सकता है और देना भी है। आपने सही कहा, यही समय और इस पर सख्ती और भी ज्यादा होनी चाहिए और जांच का दायरा भी इसमें बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में घटिया किस्म की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट की सप्लाई के मामले में अब सियासत तेज हो चली है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा, सरकार कोरोना योद्धाओं की जिंदगी से नहीं खेल सकती। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी गलती सरकार से कैसे हो गई? इस पूरे मामले में मेडिकल कॉर्पोरेशन की भूमिका और टेंडर प्रक्रिया की भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर गुणवत्ता और मानक के विपरीत पीपीई किट सप्लाई करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले का खुलासा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के उस पत्र से हुआ जिसमें उन्होंने सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज के निदेशकों को इन पीपीई किट का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के इस संकट काल से पूरा देश इस समय जूझ रहा है और साथ ही साथ सब लोग लॉकडाउन की इस लक्ष्मण रेखा को मान भी रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं और जब तक जरूरी नहीं होता वो घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसकी गंभीरता को वो समझ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो भी हमारे कोरोना वीर्स हैं, भले ही वो चिकित्सा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर सफाई कर्मी हो, वो लगातार हमारे और इस कोरोना संक्रमण के बीच में एक मजबूत दीवार बन के खड़े हैं। और कुछ लोग हैं अभी भी जो इस दीवार में छेद करने में लगे हैं। जितना दोष उन तबलीगी जमातियों का है जिन्होंने इस कोरोना संक्रमण को फैलाया है, लगभग उतना ही दोष या उसके बराबर का दोष उन लोगों का है जो सस्ती पीपीई किट को हमारे कोरोना वॉरियर्स को बांट रहे हैं, क्योंकि खतरा उससे भी उतना ही है जितना तबलीगी जमातियों के कोरोना फैलाने से है।
वहीं राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में फंसे देश के कोने कोने से आए छात्र छात्राएं लगातार अपने राज्यों में वापसी की गुहार लगा रहे हैं और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अच्छी पहल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में फंसे लगभग 7,500 छात्रों को लाने के लिए 250 बसें भेजी। इनमें से 100 बसें लगभग 3,000 छात्रों को लेकर शुक्रवार रात को रवाना हो गईं, तो वहीं 152 बसें बाकी बचे छात्रों को लेकर आज रवाना हुई। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह लॉकडाउन के दौरान छात्रों को वापस बुलाने के पक्ष में तो नहीं है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न परिवार से आते हैं और अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उन्हें क्या दिक्कत है? जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार के बाहर है, फिर उन्हें भी बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के बीच में किसी को भी बुलाना गलत है और इसी तरह मार्च के अंत में भी मजदूरों को दिल्ली से रवाना कर लॉकडाउन को तोड़ा गया था। लेकिन शायद नीतीश कुमार ये बात भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों के बच्चों ने भी गुहार लगाई थी कि हमें वापस अपने गृह राज्य जाना है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा कि कई जो परिवारों के बच्चे हैं वो संपन्न परिवार से आते हैं और कईयों के माता पिता उनके साथ में रहते हैं, तो नीतीश कुमार जी को शायद ये बात समझनी चाहिए कि वो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उनके माता पिता उनके साथ में रहेंगे तो उन माता पिताओं की नौकरी या जो भी उनके काम धंधे हैं वो आखिर में कर कौन रहा है अगर वो वहां रह रहे हैं। और जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ में नहीं है, सिर्फ वही बच्चे वापस अपने गृह राज्य की तरफ जा रहे हैं। और अगर इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर किसने रोका? वो भी उनकी तर्ज पर बसें भेज सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। कोटा का कैसा रहा? लॉकडाउन में सर खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर इसकी वजह से सब ट्विटर पे ट्रेंड किए थे, तो इसकी वजह से सीएम ने हेल्प किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़। आजमगढ़। तो अब कोटा का क्या अनुभव रहा? अच्छा रहा। अभी इन दिनों में लॉकडाउन रहा, इन दिनों में क्या समस्या आई थी? समस्या आई यही थोड़ा मतलब रहने के लिए, फिर सामान के लिए, खाने होने के लिए। अगर अब घर जाने से अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लग रहा है। घर जाने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे, परेशान भी थे घर जाने के लिए, लेकिन फिर गवर्नमेंट की जो है सुविधा हुआ, हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। और मैं चाहता हूं कि जो कोटा में और भी बच्चे हैं और स्टेट के, उनको भी घर भिजवाया जाए। कोटा का क्या अनुभव रहा आपका? कोटा में खाने का थोड़ा सा इस बीच में दिक्कत हो रहा था, बाकी तो सही है। जी सर, हम बस्ती से हैं और घर जा रहे हैं, काफ़ी परेशान थे घर वाले भी, तो सरकार ये व्यवस्था कर रही है, तो इसके लिए हम यूपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहते हैं। सभी बच्चे घबराए हुए थे, उनके घर वाले परिजन सब परेशान थे कि बच्चे पता नहीं क्या होगा, यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, तो घर चले जा रहे हैं तो अच्छा ही है एक हिसाब से। क्या लगता है आप अपनी सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारी सरकार से उम्मीद है कि जो सरकार सबके लिए करे, हमारी सरकार ये हमारे लिए करे और हम भी जाएं, सही सफलतापूर्वक जाएं। यहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है फिलहाल आपको? खाने पीने में समस्या आ रही है, हॉस्टल में रहने में समस्या आ रही है और सबसे बड़ी समस्या घर वाले ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वासिफ खान जुड़ चुके हैं। वासिफ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रकार से आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और उन्होंने शायद अपने इन आरोपों में एक चीज उन्होंने ढूंढ ली लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये आरोप लगाते समय ध्यान दिया होगा फैक्ट्स पर? क्योंकि अगर हम फैक्ट्स की अगर बात करें तो जितनी बसें भेजी गई हैं उन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है प्राप्त जानकारी के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के बच्चों को बुलाया है। अगर नीतीश कुमार जी को इससे समस्या थी और वो उनसे गुहार लगा रहे हैं, एक तरीके से इसे गुहार ही मानेंगे कि बिहार के बच्चों ने क्या किया? अरे भाई, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप भी उनकी तर्ज पर बसें भेज देते हैं, आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप कैसे कर सकते हैं? वासिफ जी, उमंग, देखिए जैसे कि आपने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। देखिए, आज जो देश है वो एक बहुत ही महामारी से गुजर रहा है। इस मौके पर, इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी, और फिर जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए इंसान को राजनीति नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री लगातार ये सबसे अपील करते आ रहे हैं कि सब लोग देश के लिए सहयोग करें ताकि इस महामारी से जीता जा सके। और रही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की,
तो उनका ये जो कदम है, उनकी ये सराहनीय पहल ये बहुत अच्छी है, ये और वो प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि जो बच्चे अपने प्रदेश को छोड़कर यहाँ पे राजस्थान में कोटा में पढ़ने आए तो उनको वो अपने स्वदेश वापस बुला रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, क्यों, ताकि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को तो सिंपल सी बात है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों पे राजनीति ना करें, हम खुद अपने ये देखें कि हमारे राज्य के लोग कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं या कहाँ पढ़ रहे हैं, उनको हम अपने राज्य में वापस बुलाएं। बिल्कुल वैसे आपने सही कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। अगर आपको इस चीज से तकलीफ है तो आप अपनी तकलीफ बताइए कि आपको समस्या किस चीज से है। रही बात, उन्होंने बात करी कि बच्चे साधन संपन्न परिवारों से है, अगर आपको मदद ही करनी थी तो आपको मजदूरों की करनी थी। तो क्या नीतीश कुमार जी ये बात करते समय ये भूल गए कि मजदूरों को बुलाने का मतलब है कि उनके पूरे परिवार को इधर से उधर मूव कराना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा भी कर चुके हैं पूर्व में। तो लगता है कि यहाँ पर वो कुछ फैक्ट्स शायद भूल गए हैं। वासिफ, क्या लगता है आपको? जी उमंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब वहाँ आनंद विहार में देखा गया दिल्ली में कि कुछ गाड़ियां यूपी से भेजी गई थी और वो लगभग लोग आए भी वापस, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो मेरा मतलब ये है कि उनसे यूपी के मुख्यमंत्री जितनी कोशिश हो रही है, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जितने यूपी के लोग हैं बाहर, उनको वो अपने यहाँ वापस बुला लें, और ताकि उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी इस महामारी को देखते हुए वो कड़े कदम भी उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यही एक, अगर इस वक्त एक दूसरे पे ज्यादा टीका टिप्पणी न करके अगर सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य पे पूरी तरह से ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, तो उम्मीद है कि हमारा जो देश है वो जल्द ही इस महामारी से सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल वैसे आपने सही कहा, जल्दी हमारा देश इस महामारी से मुक्त हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की पहल कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, अगर उन्होंने दिल्ली के आनंद विहार से भी जो गरीब तबके के लोग थे किसी वजह से वो वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको वापस बुलाया है, कुछ % लोगों को वापस बुला लिया है। साथ ही साथ अब कोटा में पढ़ रहे उत्तर प्रदेश राज्य के जो बच्चे हैं उन्हें भी वापस बुलाया। अगर वासिफ हम इसका दूसरे पहलू पे अगर हम नजर डालें तो अगर इतनी बड़ी संख्या में जो इंसान है वो अगर मूव करते हैं, वापस अपने गृह राज्य की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस राज्य से वो जा रहे हैं कुछ राहत उस राज्य को भी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। अगर 3 से 4 हजार या 5 हजार बच्चे अगर वापस अपने गृह राज्य जाते हैं, सकुशल जाते हैं, तो कम से कम एक राज्य का भार तो कम होगा। उनके पास में जो भी साधन है वो कम से कम जो लोग बच गए हैं उनमें वो लगाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? और इसका एक पहलू ये भी है कि जो लोग कोटा से अपने राज्य वापस जाएंगे, राजस्थान से अपने राज्य वापस जाएंगे, तो उनमें से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनका जिला अभी तक कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है, बिल्कुल सेफ जोन बना हुआ है। तो जब वो लोग यहाँ से अपने घर वापस जाएंगे तो अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे। तो वहाँ पे उनको कोरोना की महामारी का संक्रमण फैलने का अंदेशा नहीं होगा, वो अपने घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इससे एक फायदा ही है कि, और दूसरा बात ये जो आपने जो पहलू बताया है, जो आपने जो एक बताया कि जो यहाँ पे जो उनसे जो सुविधाएं बचेंगी वो किसी और अन्य लोगों में लगेंगी, ये भी एक पहलू है। बिल्कुल वासिफ, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं फिल्म निर्माता करीम मोरानी ने कोरोना से जंग जीत ली है। उनके लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण नेगेटिव पाया गया और इससे पहले एक और मेडिकल रिपोर्ट में भी उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। 2 बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद करीम मोरानी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि उनकी बेटी शजा मोरानी और जोआ मोरानी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करीम मोरानी में भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे। 8 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। अभी कुछ दिनों पहले शजा और जोआ कोरोना से रिकवर हुई हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब करीम मोरानी ने भी इस जंग को जीत लिया है। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन तोड़ने वालों और पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले उपद्रवियों से अब उत्तर प्रदेश पुलिस दंगाइयों की तरह निपटेगी। पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर और दंगा रोकने के पूरे संसाधनों से लैस होगी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिस आयुक्तों, एडीजी जोन, आईजी जोन और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। पुलिस को सलाह दी गई है कि वे तलाशी अभियान या फिर
मेडिकल टीम के साथ गली मोहल्ले में दंगारोधी उपकरणों, बैटन, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर पहनकर ड्यूटी दे। पुलिसकर्मियों को यह भी सलाह दी गई कि चाहे गली हो, मोहल्ला हो या फिर संवेदनशील इलाका, पुलिसकर्मी सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ तलाशी और गश्त करें। स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी इस एक्शन की बड़ी वजह मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि ड्रोन कैमरों की मदद से पकड़े गए लोगों की पहचान की गई। घटनास्थल के पास महिलाएं और पुरुष छत से पथराव करते देखे गए थे और अब ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाएं, इसीलिए अब पुलिस प्रशासन को यह एक्शन लेना पड़ा। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अपनी जो सख्ती के नियम है वो और ज्यादा पुख्ता तरीके से लागू किए हैं, पुलिस की पूरी टीम को अब प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से लैस कर दिया गया है, तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि गली मोहल्लों में जो गुंडाई हो रही है वो काफी हद तक कम होगी? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से पुलिस पर लगातार हमलों की खबर आई और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हुए हैं और तमाम ऐसी जातियों के लोग पूरे विश्व भर में हैं। लेकिन भारत में ही ये सिर्फ तस्वीर देखने को मिली कि जहां पर पुलिस पर, डॉक्टरों पर हमले किए गए, नर्सों के साथ बदसलूकी की गई, ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिला और किसी विश्व के किसी देश में आप देखेंगे नहीं। ये पूरी तरह से शर्मनाक तस्वीरें जब से सामने आई हैं तो पूरे जो कहा जाए पूरे देश में इस बात की भर्त्सना हो रही है और उसके बाद पुलिस को सुरक्षित रखा जाए और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का आदेश जारी किया गया है कि पुलिसकर्मी जब भी सूचना पर जाएंगे तो उनके साथ स्वास्थ्यकर्मी भी अगर रहेंगे तो उनकी पूरी प्रोटेक्शन के साथ पुलिस किसी भी इलाके में जाएगी, किसी भी गली में जाएगी, जिससे पुलिस को वो कम से कम चोटें ना लगे। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं उस तरह की तस्वीरें पूरे विश्व में कहीं से नहीं आई और जबकि भारत पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होकर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। महज कुछ लोगों की अगर कहा जाए कि हिडन एजेंडा के तहत जिस तरह से पुलिस के ऊपर हमला या पथराव किया जा रहा है, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की जा रही है, एक हिडन उसके पीछे एक हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए पुलिस ने अपनी खुद की सुरक्षा रखने के लिए इस तरह का आदेश जारी किया है। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा और इस हिडन एजेंडे को कुचलना भी बेहद जरूरी है क्योंकि तभी हम इस कोरोना रूपी महामारी से पार पा पाएंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू किया गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी और इस ढील के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली अब शुरू कर देगा। इस बाबत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को एक पत्र भी लिखा है। जानकारी के मुताबिक NHAI को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा, टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से की जानी चाहिए। दरअसल बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। इसके बाद NHAI ने 11 और 14 अप्रैल को अपने मंत्रालय को पत्र लिखा। इस पत्र में टोल टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया गया। इस पत्र में NHAI ने टोल टैक्स वसूली के लिए तर्क देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने कई कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दी है। आपको बता दें कि टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे NHAI को भी धन लाभ होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।